मंत्री हरीश राव ने कहा केसीआर देश के एकमात्र नेता है जिन्होंने दिव्यांगों का सम्मान किया है और हर दिव्यांग को एक केसीआर की जरूरत है। दिव्यांगों का आत्मसम्मान बड़ा है। कांग्रेस नेता घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं। खड़गे ने पहले कर्नाटक राज्य में घोषणा की जहां कांग्रेस सत्ता में है और फिर यहां घोषणा की जानी चाहिए। मंत्री ने सिद्दीपेट के कोंडा भूदेवी गार्डन में बीड़ी लेने वालों को नई पेंशन देने, विकलांग व्यक्तियों को पेंशन वृद्धि दस्तावेजों का वितरण, कनिष्ठ पंचायत सचिवों के नौकरी नियमितीकरण आदेशों के वितरण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने आलोचना की कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और राजस्थान राज्यों में कांग्रेस सत्ता में है और केवल 1,000 रुपये पेंशन देती है। भाजपा और कांग्रेस शासित राज्यों में वे 1,000 से अधिक पेंशन नहीं देते हैं और 5 लाख है। प्रदेश में 5,225 दिव्यांग। गृह लक्ष्मी योजना में दिव्यांगों के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था की गई है और केसीआर ने कहा अगर वह तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं तो दिव्यांगों को भी आरक्षण दिया जाए। बताया गया कि देश के 16 राज्यों में अगर बीड़ी मजदूर है तो उन्हें बीड़ी पेंशन नहीं दी जा रही है, बल्कि बीड़ी मजदूरों को ही नहीं बल्कि बीड़ी लेने वालों को 2016 की पेंशन दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत की अध्यक्षता में G20 मंच और व्यापक हो गया है। मन की बात के 104वें एपिसोड में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इतिहास के सबसे बड़े शिखर सम्मेलन के लिए तैयार है। G20 की बैठक देश के अलग अलग हिस्सों में हुई है और G20 प्रतिनिधि भारत की विविधता और मजबूत लोकतंत्र से काफ़ी प्रभावित हुए हैं। मोदी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो वैज्ञानिकों को बधाई दी। चंद्रयान 3 ने नए भारत को हर परिस्थिति में जीतने का जज्बा भर दिया है। महिला वैज्ञानिक और इंजीनियर चंद्रयान 3 का प्रत्यक्ष हिस्सा थी। यह मिशन महिला शक्ति का उदाहरण है। अगर महिलाएं देश के विकास में योगदान देंगी तो प्रगति को रोकने की ताकत किसी में नहीं होगी। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया। उन्होंने लाल किले से कहा है देश के विकास में महिलाओं की भूमिका मजबूत होनी चाहिए। चेवेला सभा में कांग्रेस द्वारा घोषित SC और ST घोषणा पत्र पर मंत्री सत्यवती राठौर ने जवाब दिया। रविवार को तेलंगाना भवन में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कांग्रेस नेताओं ने झूठी घोषणा की है। उन्होंने पूछा क्या AICC प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे पूरे देश में SC और ST के लिए एक ही घोषणा करेंगे? क्या यही घोषणा कर्नाटक राज्य में लागू की जाएंगी जहां कांग्रेस सत्ता में है? चेवेला सभा में कांग्रेस द्वारा घोषित घोषणा पर तेलंगाना के आदिवासियों को विश्वास नहीं है। उन्होंने शिकायत की तेलंगाना कांग्रेस में ऐसी स्थिति नहीं है कि 10 नेता एक साथ रह सके। इस मौके पर मंत्री सत्यवती राठौर ने पूछा कि क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी आधिकारिक तौर पर सेवालाल जयंती का आयोजन किया था? CM केसीआर ने 1 साल में 4 लाख लोगों का मालिकाना हक दिया है। हर विधानसभा क्षेत्र में गुरुकुल स्कूल स्थापित किए गए हैं। BRS से पालूरे को टिकट नहीं मिलने से तुम्मला नागेश्वर राव काफ़ी नाखुश है। उन्होंने ऐलान किया है वह अगला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने अभी यह साफ नहीं किया है वह किस पार्टी में शामिल होंगे। समर्थक कांग्रेस में शामिल होने का दबाव बना रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में हुजूराबाद विधायक और भाजपा चुनाव भर्ती समिति के अध्यक्ष इटेला राजेंद्र ने प्रमुख टिप्पणियां की। इटेला ने कहा तुम्मला नागेश्वर राव को बीजेपी में आमंत्रित किया जाएगा। उन्होंने खुलासा किया वे इस मामले पर एक साथ चर्चा करेंगे। आरोप है ज़रूरत के लिए छींके BRS में छोड़ दी गई। वे उन्हें अपनी पार्टी में लाने का प्रयास करेंगे। तेलंगाना में किसान समुदाय संकट में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज्य के किसानों के साथ खड़ी रहेगी। पता चला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज खम्भम में होने वाली खुली बैठक में किसान घोषणा पत्र की घोषणा करेंगे। इस बैठक से बीजेपी की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। उन्होंने विश्वास जताया भाजपा राज्य में सत्ता में आएगी। बीजेपी महासचिव और सांसद बंडी संजय ने कहा कि CM केसीआर द्वारा घोषित उम्मीदवारों से आधे को भी टिकट नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा जहां भी कोई सीट होगी जहां BRS हारेगा वो विपरीत व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। चेन्नूर विधायक की टिप्पणियां इसका प्रमाण है। इसी तरह आरोप लगाया गया CM केसीआर ने रामागुंडम विधायक को पैसे भेजते थे। संजय ने आरोप लगाया BRS विधायकों ने खुद इस मामले का खुलासा किया। संजय ने कांग्रेस पार्टी के दलित घोषणा पत्र की आलोचना करते हुए कहा इसका दलितों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कांग्रेस पार्टी ने अम्बेडकर का अपमान किया था। मोदी सरकार दलित परिवारों को कई तरह के प्रोत्साहन दे रही है। संजय ने विश्वास जताया तेलंगाना सरकार चाहे कितने भी वादे कर ले आखिरकार बीजेपी सत्ता में आएगी। करीमनगर भाजपा के तत्वाधान में मनाकोंदूर में प्रवासी विधायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूसरे राज्यों से प्रभारी बनकर आए विधायकों के अभियान को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चेवेला प्रजा गर्जन सभा में सरासर झूठ बोला।
खड़गे ने कहा, अगर वह यह साबित करना चाहते कांग्रेस और बीआरएस के बीच कोई दोस्ती नहीं है तो उन्हें 8 सवालों के जवाब देने चाहिए, अन्यथा उन्होंने बीजेपी से माफ़ी की मांग की। उन्होंने सवाल किया, क्या सच है कि बीआरएस सरकार जो दावा कर रही है गरीब लोगों के लिए डबल बेडरूम घर बनाने के लिए ज़मीन नहीं है, ने कांग्रेस के लिए हैदराबाद के केंद्र में 10 एकड़ ज़मीन का निर्माण किया है। हाथ के इशारे पर जीतने वाले कई कांग्रेस नेता आज भी बीआरएस विधायक है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने कहा, भारत ने राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया है। उन्होंने सवाल किया कि जब कांग्रेस का भारत में पूर्ण विलय हुआ तो विधान परिषद में कोई प्रतिक्रिया न देने का क्या दोनों पार्टियों की दोस्ती का सबूत है? उन्होंने आरोप लगाया, मजलिस बीआरएस और कांग्रेस पार्टियों के बीच सुलह करने की कोशिश कर रही है। क्या यह सच नहीं है? वे आम नागरिक स्मृति का विरोध कर रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी कह सकती है वे बीआरएस के समर्थन के बिना यूसीसी का विरोध करेंगे? केसीआर ने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री के रूप में कार्य किया। उन्होंने पूछा, क्या यह सच है कि आपकी दोस्ती तब से जारी है? बीजेपी के शीर्ष नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, केसीआर की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उन्होंने खम्मम से शंकानाद किया। उन्हें उम्मीद है केसीआर की सरकार हारेगी, तेलंगाना में बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी राज्य में बीआरएस का विकल्प होने का दावा करती है। इसके मुताबिक बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए खम्मम गड्ढा से मैदान भरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, वह उन लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने तेलंगाना के लिए अपना बलिदान दिया। 17 सितंबर को तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। बीआरएस पार्टी ने तेलंगाना के अमर लोगों के सपने को नष्ट कर दिया है। राजा करके पार्टी एमआईएम के साथ चल रही केसीआर सरकार को फायदा हुआ है। अमित शाह ने आलोचना की, केसीआर ने राजकारों के साथ समझौता किया और ओवैसी के साथ तेलंगाना सेनानियों की अनदेखी की। अमित शाह ने कहा, केसीआर को लगता है बीजेपी नेताओं को गिरफ्तारियों से डराया जा सकता है और बीजेपी नेता ऐसी चीज़ों पर भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने किशन रेड्डी, बंडी संजय और ईटेला राजेंद्र को गिरफ्तारियों से डराने की कोशिश की। कई वादे करने और लोगों को धोखा देने के लिए केसीआर की आलोचना की गई। अमित शाह ने कहा, केसीआर अनाज खरीद पर राजनीति कर रहे हैं। मोदी सरकार ने 9 लाख टन अनाज खरीदा है। जो भी आंध्र प्रदेश में शासन करता है, रामनवमी के दिन प्रभु श्री राम को वस्त्र अर्पण करता है। ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటి నుంచి కూడా ఆనవాయితీ సంప్రదాయం ఆ రామనవమి సందర్భంగా భద్రాచల ఆ యొక్క రాముడికి ముఖ్యమంత్రులు మరి పాలకులు మరి కుటుంబ సభ్యులు వారికి ఆ ఏ రకంగా భక్తిపూర్వకంగా వస్త్రాలు సమర్పించేతుందో దాన్ని పూర్తిగా ఈ ప్రభుత్వం విస్మరిస్తా ఉన్నది। परंतु केसीआर उन्होंने ये परंपरा तोड़ दी। उनकी पार्टी का चिन्ह गाड़ी है, कार भद्राचलम तक तो जाती है, प्रभु श्री राम के मंदिर तक नहीं जाती है, क्योंकि वो कार का स्टीयरिंग ओवैसी के हाथ में है, इसलिए वो नहीं जाते हैं। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना भाजपा प्रमुख किशन रेड्डी ने खम्मम में आयोजित रैतु गोसा भाजपा भरोसा सभा में भाग लिया। केसीआर के शासनकाल में खेती गुलाम हो गई। इसमें खुलासा हुआ, राज्य में 75% बटाईदार किसानों ने आत्महत्या कर ली। किशन रेड्डी ने आरोप लगाया, केसीआर के शासनकाल में मिलावटी बीजों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने इस बात से इनकार किया। केसीआर के करोड़ों एकड़ ज़मीन को सिंचित करने के वादे का क्या हुआ? उन्होंने सवाल किया, किसानों को मुफ्त खाद क्यों नहीं दी गई? बीआरएस सरकार ने कर्ज माफ़ी के नाम पर किसानों को धोखा दिया है। किशन रेड्डी ने नाराज़गी जताते हुए कहा, कर्ज माफ़ी को एक मंत्र के तौर पर किया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बंडी संजय ने खम्मम सभा को संबोधित किया, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। तेलंगाना के सीएम ने केसीआर की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया, धोखाधड़ी में केसीआर से बढ़कर कोई नहीं है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, केसीआर ने धोखाधड़ी के विषय में पीएचडी की है। केसीआर का नाम दुबई शेखर है। भाजपा विधायक ईटेला राजेंद्र ने खम्मम में आयोजित सार्वजनिक बैठक रैतु गोसा भाजपा भरोसा में भाग लिया। सीएम ने केसीआर के व्यवहार पर नाराजगी जताई। अमित शाह वहां किसान को आश्वस्त करने के लिए खम्मम आए थे। केसीआर ने धोखा दिया, वह 4.5 के लिए कर्ज माफ़ कर देंगे। उन्होंने आलोचना की, ORR और हैदराबाद ज़मीन बेच रहे हैं और ऋण माफ़ कर रहे हैं। केसीआर ने कृषि सब्सिडी हटा दी है। केसीआर ने बीजेपी की सत्ता में आने पर सारी सब्सिडी देने का वादा किया है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा, आज़ादी के बाद से पिछड़ी जातियों को किसी ने मान्यता नहीं दी और एकमात्र ऐसे सीएम है जो सभी जातियों और धर्मों का सम्मान करते हैं।
और उन्हें हर तरह से समर्थन दे रहे हैं। मंत्री गंगुला कमलाकर और मल्ला रेड्डी ने मेडचल जिले के पिरजादीगुड़ा निगम में सीएम केसीआर द्वारा आवंटित 1 करोड़ रुपए से श्री वैष्णव संगम स्वाभिमान भवन के निर्माण के लिए भूमि पूजा की। इस कार्यक्रम में बीसी आयोग के अध्यक्ष वकुला भरदम, स्थानीय मेयर जक्का वेंकट रेड्डी और अन्य ने भाग लिया। मंत्रियों ने कहा, सरकार बीसी के स्वाभिमान को दर्शाने के लिए हजारों करोड़ रुपए स्वाभिमान भवन बना रही है। उन्होंने कहा, सभी को सीएम केसीआर के साथ खड़ा होना चाहिए। ग्रेटर हैदराबाद शहर की उप महापौर श्रीलता शोभन रेड्डी ने बीआरएस श्रम विभाग के अध्यक्ष मोती शोभन रेड्डी के साथ तारनाका डिवीजन में प्रजापति ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आयोजित रक्षाबंधन महोत्सव में भाग लिया। रक्षाबंधन के मौके पर ब्रह्मा कुमारीज ने डिप्टी मेयर दंपति को राखी बांधी और डिप्टी मेयर ने कहा, रक्षाबंधन का मूल्य सच्चा प्यार, जीवन का सबसे बड़ा उपहार, सुरक्षा और आराम है। प्रदेश कार्यकारी समिति के सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने खम्मम में आयोजित रैतु गोसा बीजेपी भरोसे की सार्वजनिक बैठक में भाग लिया। इस बैठक में अमित शाह मुख्य अतिथि थे, लेकिन पिछले 3 दिनों से बुक्का वेणुगोपाल इस बैठक की व्यवस्था देख रहे थे। प्रदेश कार्य समिति सदस्य बुक्का वेणुगोपाल ने कहा, राज्य की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से यह बैठक की गई। अमित शाह की मौजूदगी वाली बैठक में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। बुक्का वेणुगोपाल ने उन पर भरोसा करने और जिम्मेदारियां सौंपने के लिए राष्ट्रीय और राज्य के नेताओं को प्रति विशेष आभार व्यक्त किया। बीसी नेशनल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष आर कृष्णया ने बीआरएस पार्टी की सेवा करने वाले वट्टी जनैया यादव के खिलाफ अवैध मामलों को जिम्मेदार ठहराया। मंत्री जगदीश्वरी रेड्डी ने कहा, उनकी जीत में वट्टी जनैया के प्रयास काफ़ी अहम रहे। बीसी वोटिंग मशीन नहीं है, उन्हें नेता के रूप में विकसित होने के लिए बुलाया जाता है। आर कृष्णया ने कहा, बीआरएस पार्टी द्वारा जारी उम्मीदवारों की सूची में बीसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। उन्होंने विद्यानगर के बीसी भवन में आयोजित बैठक में भाग लिया। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया, डीसीएमएस सहकारी अध्यक्ष वट्टी जनैया यादव के खिलाफ गुटिया मामला है जो सूर्यापेट निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में खड़े होंगे। मुख्यमंत्री ने तुरंत पहल की और मांग की उनके खिलाफ अवैध मामले हटाए जाएं। विश्वनगरम आईटी हब हेरिटेज सिटी के रूप में पहचाने जाने वाले हैदराबाद का इतिहास 4 शताब्दियों का है। उस समय निज़ाम राज्य संयुक्त आंध्र प्रदेश की राजधानी, आज तेलंगाना की राजधानी। विश्व प्रसिद्ध महानगर की स्थापना के पीछे महान कहानी है। पुराना पुल, एक पुल जिसे प्रेमियों को एक साथ लाने के लिए डिज़ाइन किया गया। हवा महल, एक संरचना जो प्रेमी को उपहार के रूप में देने के लिए डिज़ाइन की गई। लेकिन एक और महानगर नया आकार लेने जा रहा है। ग्रेटर हैदराबाद के अलावा एक और बड़ा शहर बनने जा रहा है, जिसे देश की दूसरी राजधानी के स्तर पर अपग्रेड किया गया है। हमारा शुभ शहर जो आईटी, औद्योगिक, विनिर्माण और रियल एस्टेट के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय निवेश गंतव्य बन गया है और सबसे अच्छे रहने वाले शहरों में से एक है। अगले 5 वर्षों में 2 गुना विस्तार करेगा। 84 गाँवों के आर्थिक और सामाजिक विकास में बाधक बनने 111 जियो को पूरी तरह से खत्म कर चुकी सरकार करीब 1,32,000 एकड़ क्षेत्र में ग्रीन सिटी बनाने की बड़ी योजना तैयार कर रही है। हैदराबाद महानगर विकास प्राधिकरण नगर निगम और शहरी विकास विभाग के निर्देशों के अनुसार मास्टर प्लान तैयार कर रहा है। यदि यह योजना क्रियान्वित होती है तो वित्तीय जिला पूरी तरह से शहर के मध्य में होगा। आधिकारिक गणना के अनुसार वर्तमान हैदराबाद शहर का कुल क्षेत्रफल 650 वर्ग किलोमीटर है। पूरक के रूप में बन रही ड्रीम सिटी का क्षेत्रफल 538 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित किया जाना है। ऊपरी स्तर के लोग हमेशा भीड़ भाड़ वाले महानगर को छोड़कर शांतिपूर्ण माहौल में रहना चाहते हैं। सभी रियल एस्टेट कंपनियों ने अपना ध्यान खरीदकर की पसंद पर केंद्रित कर दिया है। शीर्ष 20 रियल एस्टेट निर्माण कंपनियां, जिन्होंने पिछले साल 111 जियो रद्दकरण की घोषणा के मद्देनज़र पहले ही हज़ारों एकड़ ज़मीन खरीद ली है, अब निर्माण गतिविधियों के लिए तैयार कर रही है। इन घटनाक्रमों से स्थानीय गांवों के लोग खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनका 2.5 दशक का सपना केसीआर के साथ साकार होने जा रहा है। इससे पहले सीएम केसीआर ने विधानसभा मंच पर इस मुद्दे को फैसले की घोषणा की। हाल ही में कैबिनेट ने 111 जियो को रद्द करने की मंजूरी दे दी है, इसलिए 84 गांव में जश्न मनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो जियो 111 को हटाए जाने से उनका क्षेत्र विकास की राह में आगे बढ़ेगा। पर्यावरणविद और जन संगठन समेत कई दल जियो
111 को हटाए जाने की निंदा कर रहे हैं। आलोचना जोर पकड़ रही है कि ये फैसला सिर्फ रियल व्यापार के लिए किया गया है। इसके बावजूद चर्चा है हैदराबाद शहर के समानांतर एक और शहर बसने जा रहा है। इसके बावजूद चर्चा है हैदराबाद शहर के समानांतर एक और शहर बसने जा रहा है। कहा जा रहा है शहर के कई हिस्सों में मकान की कीमतें घटने की संभावना है। शहर में अपार्टमेंट की कीमतें भी कम हो जाएंगी। इसके फलस्वरूप 84 गांवों को महादर्शा मिलने की बात कही जा रही है। वर्षों से लोग कहते थे हमारा हैदराबाद विश्व के शहरों को टक्कर देने वाले शहरों में से एक है, लेकिन अब सीन बदल गया है। हैदराबाद हर क्षेत्र में सर्वसामान्य शहर बनेगा। हैदराबाद अब हर किसी की पसंदीदा जगह है। कैफे, नई आईटी कंपनियों के लिए एक ड्रेस कोड बनता जा रहा है या अन्य क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना रहा है। हैदराबाद ने विश्व मानचित्र पर विशेष पहचान हासिल की है, मुख्य रूप से आईटी क्षेत्र में ही नहीं बल्कि फार्मा, अतीय, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्रों में भी। स्मार्ट क्षेत्र के अलावा एक और महानगर आकार लेने जा रहा है। हरे भरे पेड़ों और चौड़ी सड़कों से यह पूरी तरह हरा भरा होगा। सेक्टर इस दिशा में तैयारी कर रहा है। निजाम शासन के दौरान जुड़वा जलाशयों उस्मान सागर और हिमायत सागर का निर्माण किया गया है। हैदराबाद के लोगों के लिए पीने का पानी यहीं से आता है। उनके बिना हैदराबाद शहर के लिए यह मुश्किल होता है। ऐसे महत्वपूर्ण जलाशयों को सुरक्षित रखने के इरादे से तत्कालीन सरकार वर्ष 1996 में जियो 111 लाई। इसका मुख्य उद्देश्य जलाशयों में जल प्रदूषण को रोकना है। दरअसल वर्ष 1994 में जियो 192 लाया गया है। जब गंडीपेट तालाब के पास रासायनिक उद्योग स्थापित किए गए तो उन्होंने जीवन लाया। हालांकि वर्ष 1996 में इसे फिर से संशोधित किया गया और इसे जियो 111 में बदल दिया गया। जियो में बहुत सारे नियम लागू कर दिए गए। बायो के हिसाब से देखें तो उस्मान सागर और हिमायत सागर के आसपास 10 किलोमीटर के अंदर बायो कंजर्वेशन जोन होगा। उन तालाबों के भीतर लेआउट में 60% खाली जगह छोड़ी जानी चाहिए। गांव किनारे के अलावा बाकी जगहों पर सिर्फ 10% ज़मीन पर ही निर्माण होना चाहिए। आसपास कीटनाशकों के प्रयोग पर नज़र रखनी चाहिए। रंगारेड्डी जिले के 7 मंडलों के 84 गांव इसके दायरे में आते हैं। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 538 वर्ग किलोमीटर है। इन 84 गांवों का क्षेत्रफल 1,32,000 एकड़ ज़मीन है। यह ज़मीन हैदराबाद के पास है। रियल एस्टेट समेत कई गतिविधियां ठप हो गई है क्योंकि इन्हें केवल कृषि गतिविधियों के लिए आवंटित करने का आदेश दिया गया है। इसके अंतर्गत शमशाबाद मंडल के 47 गांव और मोइनाबाद मंडल के 20 गांव आते हैं। चेवेल्ला के अंतर्गत 6 गांव, राजेंद्र नगर और शंकरपल्ली मंडल के 3 गांव, शाबाद मंडल के 2 गांव और कोत्तूर मंडल का 1 गांव भी जियो के अंतर्गत आएगा। जियो के हटने से यहाँ ज़मीन की कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी। इससे पहले भले ही हैदराबाद के उपनगरों में ज़मीन की कीमतें बढ़ गई थी, जियो 111 प्रभावी होने के बावजूद इन गांवों में ज़मीन की कीमतें नहीं बढ़ी। उन्हें ज़मीन खरीदने में कोई खास दिलचस्पी नहीं है। स्थानीय लोगों ने भी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। एक एंटी जियो कॉम्बैट कमेटी भी बनाई गई। ऐसी भी राय है कि चूंकि ये ज़मीनें महानगर के करीब है, इसलिए जनजीवन को उखाड़कर एक और हैदराबाद बनाया जा सकता है। लेकिन आरोप ये भी है, लाख नियमों कायदों के बावजूद लुटेरे नहीं रुके। बड़े लड़कों ने यहाँ ज़मीनें खरीदी, फार्म हाउस और विला बनाए और पार्टियों के प्रचार में इसकी गारंटी ज़रूरी होती थी। वे कहते थे सत्ता आएगी तो जियो को हटा देंगे, मानो एक सिक्के 2 पहलू होते हैं। कुछ स्थानीय लोगों ने भी देखा इस जियो को कब हटाया जाएगा। दूसरी ओर कुछ पर्यावरणवादियों ने जियो को न उठाने के लिए अदालतों के चक्कर लगाए। सरकार जीवन के मसले को पूरी तरह सुलझाना चाहती थी। उसी के एक भाग के रूप में वर्ष 2016 में एक समिति का गठन भी किया गया। ट्रिपल वन जियो निरर्थक है, सरकार का तर्क है। कहा जाता है
इस जैव क्षेत्र की 32,600,000 एकड़ भूमि पूर्व में जुड़वा जलाशयों के संरक्षण के लिए दी गई है। लेकिन सरकार का कहना है अब हैदराबाद शहर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गोदावरी और कृष्णा नदियों से पानी आ रहा है। कहा जाता है शहर में 100 साल तक पीने के पानी की कमी नहीं होगी। 111 जियो को समझ नहीं आता तर्क है बेशकीमती ज़मीनें खाली पड़ी है। उसी के एक हिस्से के रूप में तेलंगाना सरकार ने जियो 111 पर निर्णय लिया है। तेलंगाना में बढ़ते शहरीकरण के साथ राज्य की 1/3 आबादी राजधानी में रहती है। वर्ष 1950 में हैदराबाद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी। वर्ष 1975 तक यह संख्या 20 लाख को पार कर गई। उसके बाद अगले 15 सालों में 40 लाख से ज़्यादा हो गए। इसके बाद अगले 20 सालों में यह 80 लाख तक पहुंच गई। चालू वर्ष की जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक हो गई है। कभी हैदराबाद नगर निगम के अंतर्गत केवल 170 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र था। हालांकि ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के गठन के साथ उस क्षेत्र में वृद्धि हुई है और शहर का विस्तार 650 वर्ग किलोमीटर तक हो गया है। भारी रिंग रोड पर विचार करें तो कुल क्षेत्रफल 1000 वर्ग किलोमीटर होगा। हर साल लगभग 5 लाख लोग रोजगार के उद्देश्य से शहर की ओर पलायन करते हैं और यहीं स्थायी निवास स्थापित करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या प्रभाग का अनुमान है राज्य के अन्य हिस्सों से आने वाले लोगों की संख्या सालाना 4,07,000 है। पड़ोसी राज्यों से पलायन करने वाले लोगों की संख्या 88,216 है। हालांकि यह मामला है विशेषज्ञों का कहना है लगातार बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ लगातार चुनौतियां और अवसर भी सामने आएंगे। हैदराबाद की 1 करोड़ से ज़्यादा की आबादी में जहां 25% 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, वही 15 से 64 साल की उम्र के लोगों की संख्या 60% से ज़्यादा है। ये सभी कामकाजी लोग हैं। कहा जा रहा है अगर इन सभी का कौशल निखार दिया जाए तो ये राज्य की आर्थिक वृद्धि और देश के विकास में अहम साबित होंगे। इन अवसरों के साथ साथ विशेषज्ञों की सलाह है आबादी के लिए पर्याप्त आवास, पानी की सुविधा, बुनियादी ढांचे, रोजगार सृजन और सार्वजनिक परिवहन जैसी चुनौतियों से पार पाने के लिए दूरदर्शिता और योजना के साथ काम करना जरूरी है। दूसरी ओर हैदराबाद को दुनिया के सबसे अमीर शहरों की सूची में जगह मिली है। इस सूची में कुल 97 शहर ने जगह बनाई है। 3,40,000 करोड़पतियों के साथ न्यूयॉर्क शहर पहले स्थान पर है। हैदराबाद 65वें स्थान पर है। एक ही संस्था ने अपने अध्ययन में कहा हैदराबाद में कुल 11,100 करोड़पति है। बीजेपी नेतृत्व के आदेश पर कई राज्यों से विधायक आए और तेलंगाना का दौरा किया। इस क्रम में उत्तर प्रदेश के विधायक राजू गुमर अंबरपेट के लिए आए थे, लेकिन जब उनके पास वापस जाने का समय आया तो हैदराबाद सेंट्रल जिला अध्यक्ष गौतम राव ने उन्हें विदाई दी। उत्तर प्रदेश के विधायक राजू गुमर ने कहा इस निर्वाचन क्षेत्र का विकास तब हुआ था जब तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी अंबरपेट से विधायक थे। राजू गुमर ने विधायक प्रवास योजना के अंतर्गत मीडिया सम्मेलन का आयोजन किया। किशन रेड्डी द्वारा की गई प्रगति को भूलना शर्म की बात है। उन्होंने कहा विधानसभा क्षेत्र में सामुदायिक भवन और कई स्कूलों का निर्माण कराया गया है। छत देने की योजना पूरे देश में चलाई जा रही है, लेकिन यहाँ की बीआरएस सरकार ने उसको भी लागू नहीं किया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो उन्होंने डबल रूम की योजना दी थी, डबल बेड फ्लैट की योजना दी थी, आज लोग वो डबल बेड और डबल रूम को ढूंढ रहे हैं और वो योजना बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। उसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। आज यहाँ पर जो मूर्ति नदी पर 75 लाख रुपए का लगभग काम हमारे पूर्व में जो यहाँ विधायक रहे थे उन्होंने पास करवाया था। आज उस सरकार ने उस पैसे को भी लगाने का काम नहीं किया और उस पैसे का भी उपयोग नहीं किया। आज अंबरपेट नहीं, पूरी तेलंगाना बीआरएस के भ्रष्टाचार से बहुत अधिक परेशान है। यहाँ पर जो वाटर प्रोजेक्ट पेयजल योजना थी जो लगभग 36 करोड़ रुपए की थी, उसे 1.5 लाख करोड़ रुपए का बनाकर अपने लोगों को फायदा देने का यहाँ की सरकार कर रही है। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक पराग अलवानी ने कहा राज्य सरकार केंद्र और सरकारी फंड से योजनाएं लागू करेगी।
फंड केंद्रीय है, लेकिन बीआरएस पार्टी को निशाना बनाया गया है। महाराष्ट्र बीजेपी विधायक पराग अलवानी ने बीआरएस सरकार की आलोचना करते हुए इसे पुराना बताया। सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र तारनाका में आवास योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा, भाजपा ने देश में जनता के हित के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य केंद्र सरकार की योजनाओं को ज़मीनी स्तर पर लोगों तक प्रचारित करना और उन्हें घर घर तक जानकारी देना और जागरूकता पैदा करना है। आगामी चुनाव में भाजपा को सत्ता में लाने के लिए केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को पॉम्पलेट और पोस्टर के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाएगा। हैदराबाद की गली गली में घुमा तो सिकंदराबाद की गली गली में घुमा। जब भी मीटिंग्स में जाते थे, किसी के घर जाते थे, तो ड्रेनेज लाइन टूटा हुआ है, रोड पर पानी बह रहा है। इस प्रकार का एक माहौल, और जब बातचीत होती थी तो लोग बोलते थे कोई आता ही नहीं है देखने में। कहीं ना कहीं पिछले कॉरपोरेशन के चुनाव में जो एक झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखा गया है, आज भी वो माहौल लोगों के मन में है। इनफैक्ट उसके बाद भी जो स्कीम्स डिक्लेयर किए लेकिन जिसका लाभ बिल्कुल किसी को मिला नहीं, उसके कारण एक बदलाव का मूड है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी इस बात को लेकर के दूर को दूर जा रहा है।